नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वो क्षण और ऐसे क्षण जब जब आते हैं हमारे जीवन में, पीढ़ियों तक और युगों तक ऐसी घटनाओं को याद किया जाता है। और जो इन पलों को जी रहे हों, जैसे हम आजकल जीते हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई ऐसी उपलब्धियां होती हैं जो हमें गौरवान्वित करती हैं, हमारे रोम रोम को खड़ा कर देती हैं, हमारी आंखों में बरबस आंसू भर देती हैं। और हमें दिखाई देता है कि चाहे कोई जो बयानबाजी करता हो जिसके बारे में, और चाहे जो और जिस स्तर की राजनीति करता हो, पर ये वो घटनाएं हैं जो हमें एक राष्ट्र के रूप में फिर से परिभाषित करती हैं और जो हमारी एक्चुअल पहचान है उसको रेखांकित करती हैं। ऐसी ही घटना 23 अगस्त को घटी, जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इसलिए भी ये प्रतीक्षा उत्सुकता में, जिज्ञासा में, और वो कहते हैं ना कि जब कोई शुभ घड़ी आने वाली होती है तो दिन, पल, मिनट, घंटे ये सब काटने भी मुश्किल हो जाते हैं। और वो हुआ शाम को 6:04 पर, जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के तल को छू लिया, चूम लिया। और पूरा राष्ट्र जैसे आह्लादित था, पूरी दुनिया जैसे चमत्कृत थी। ये जो क्षण हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं इतिहास में, अंतरिक्ष के इतिहास में, जिसने भारत को दुनिया की जो 4 अंतरिक्ष महाशक्ति हैं, अब उनमें एक स्थान पर खड़ा कर दिया है। यहां से आगे क्या? और ये जो हमने एक दर्जा हासिल किया है, जो एक स्थान तय कर लिया है अपना, और जाहिर है जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, उनकी जो दिन रात की तपस्या है, उसका ये परिणाम है। लेकिन अगर सरकार भी आपके अनुकूल हो, जो आप योजनाएं बना रहे हैं उनको धरती पर उतारने के लिए पूरी तरीके से सहयोगी की भूमिका में हो, आपको उसके आशीर्वाद और हर तरह का सहयोग भी मिल रहा हो, तो फिर तो वही होता है जो आज हमें देखने को मिला है। ये बेहद खास क्षण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण शख्सियत को मैंने आमंत्रित किया है, विजय सरदाना साहब को। विजय जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है और बहुत बधाई आपको और सभी दर्शकों को और पूरे देश को। ओंकार जी, बहुत बहुत खुशी का दिन है। और मैं तो इसलिए कहूँगा कि कुछ हफ्ते पहले मैं सोमनाथ जी, जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनके साथ करीब 2 घंटे था। और जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करी और जिस लगन से, अंडर ऑल कंस्ट्रेंट, ऐसा नहीं है कि उनके लिए समस्याएं नहीं है या उनके लिए रेड टेप नहीं है या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं आते हैं, उसके बाद भी दुनिया में चमत्कार करना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। विजय जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे, दुनिया के हम चौथे देश बन गए हैं जो चांद पर उतरे हैं। बहुत सारे परीक्षण होंगे, और ये जो दक्षिण ध्रुव है चांद का, ये तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया कि इस ध्रुव पर तो आज तक कोई देश उतरा ही नहीं था। तो भारत ने एक अलग ही कीर्ति पताका वहां फहरा दी है, एक इतिहास रच दिया है।
तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी, अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए भी। ओंकार जी, निश्चित रूप से हर लिहाज से अब भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता, भारत में विज्ञान का स्तर, भारत में जिस तरह से टैलेंट है हमारा, खासकर वैज्ञानिक दृष्टि से, उसके लिए, और जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस पूरे एजेंडा को सपोर्ट किया, इस मिशन को सपोर्ट किया, हर लेवल पे ये एक सराहनीय बात है। और ये जो मिशन है, जैसा आपने कहा कि साउथ पोल पे चांद के पहली बार कोई उतरा है, सर कई चीजें, जब इतना बड़ा मिशन होता है तो कई सालों की प्लानिंग होती है, सैकड़ों लोग लगते हैं, हर लेवल के लोग लगते हैं। आप समझ लीजिए सर कि अगर पृथ्वी से कोई चीज चांद तक जानी है और उसमें 0.0001 का भी अगर एंगल में फर्क आ जाए तो कहां जाके निकलेगी वो चीज। तो कहने का मतलब ये है सर कि इससे कई चीजें स्टेब्लिश होती हैं आज भारत के लिए, और भारत के लिए निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए ये गौरव का क्षण है। क्यों साउथ पे उतारा गया, इसके पीछे वैज्ञानिक मकसद है। और इस मिशन में जब सेकंड मिशन फेल हुआ था, और वो भी छोटा हिस्सा मिशन का फेल हुआ था लैंडिंग के समय, उससे सीख लेके अगले ही मिशन में सक्सेसफुल उसको लॉन्च करना और लैंड करना, इसका मतलब ये था कि चांद पे कहां क्या गलती हो गई पिछले मिशन में, उसका सही आकलन करना, उसमें सही सुधार करना, और तीसरा मिशन जो उसके तुरंत बाद है, एकदम टेक्स्ट बुक केस, जरा भी दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं सर। आप सोच लीजिए कि चांद पे कोई चीज कितने बज के कितने मिनट पे और कितने सेकंड पे और कितनी देर में उतरेगी, ये अपने आप में चमत्कार नहीं है तो क्या है सर। हम लोग यहाँ दिल्ली में घर से कनॉट प्लेस टाइम पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमने सैटेलाइट को, मतलब चंद्रयान को, चांद पे एग्जैक्टली घड़ी मिला के टाइम पे उतार दिया। ये सर एक अलग ही रोमांच वाली बात है, और जितना हम इसके बारे में सोचेंगे उतना रोमांचक हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि चलो लैंड कर गया और बहुत अच्छी बात हो गई, चलो बहुत अच्छी उपलब्धि हो गई। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ एज ए इवेंट उसको देख रहे हैं, ये बात सही है, कोई इवेंट खत्म हो गया, खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि है, आप जितना उसकी डीप थिंकिंग करेंगे उतना आपको रोमांच फील होगा कि यार कितना गजब का काम हुआ। और वो भी भारत जैसे देश में, जहां पे हम हर तरह की, ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी लिमिटेशन के शिकार हैं, साधन नहीं है, हमारे जैसे साइंटिस्ट हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं सर, क्योंकि मैं सोमनाथ जी से मिला हूं, आप अगर उस व्यक्ति से मिलेंगे सर, मैंने उनको बोला चलते चलते, जब हो, मैंने कहा साहब मैंने सैकड़ों वीआईपी से मुलाकात की होगी, लेकिन इतना सिंपल आदमी, मतलब उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बच्चे आके मिलना चाहते थे, सेल्फी खिंचवाना चाहते थे। सर सोमनाथ जी ने किसी को यह नहीं कहा कि आई एम बिजी, मतलब बच्चों के बीच में वो अकेले खड़े रहे और घंटों बात होती रही जब तक उनका एयरपोर्ट जाने का टाइम नहीं हुआ, और मैं उनके साथ था। कहने का मतलब यह है सर कि आदमी की महानता इस बात में है कि इतनी बड़ी और सक्षम ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड कर रहा है, दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और डाउन टू अर्थ। मतलब ये रेयर कॉम्बिनेशन है। यहां तो लोग छोटी छोटी अचीवमेंट करते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। मतलब एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है वो भारत का, और मुझे लगता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इंस्पिरेशन लेना चाहिए इसरो से कि किस तरह से उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया जो आज भारत की शान बन गया है। लाइट वे में एक प्रश्न कर रहा हूं। जब जुलाई में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3,
पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री, उनका नाम क्या है, चौधरी, फवाद चौधरी करके, उन्होंने कहा कि साहब यहीं से अगर हम चांद देख सकते हैं तो वहाँ इतना खर्चा करके चांद पे कोई यान भेजने की ज़रूरत क्या है। आज मैं बड़े इंटरेस्टेड तरीके से लिखे गए कुछ मैसेज पढ़ रहा हूं कि झंडे में चांद बनाना अलग बात है और चांद पर झंडा गाड़ना एकदम अलग बात है। ये हमसे ही निकले हैं, मतलब एक तरीके से हमारी औलादें हैं जो बिगड़ गई हैं और जिन्होंने अपने देश को भी बिगाड़ दिया है। पर किसी भी क्षेत्र में भारत की कोई भी बड़ी उपलब्धि हो तो ये होठ बिचकाने और मजाक उड़ाने तक सीमित रह गए हैं, और शायद इसी अप्रोच के चलते आज उनके हाथ में कटोरा है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी भी क्या लूं। सबको पता है कि पाकिस्तान की आज हैसियत और औकात क्या रह गई है। आज तो बल्कि हम देखते हैं कि वहाँ का जो मीडिया है वो भी अब अपनी सरकार को गरियाने लगा है, यहाँ तक कि सेना को भी गरियाने लगा है, क्योंकि भारत एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है और कामयाबी के झंडे गाड़ता जा रहा है, जबकि वो बर्बादी को प्राप्त हो रहा है। तो विजय जी, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे, अंतरिक्ष विज्ञान में और जो हमारी अब तक की उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर के हमारा निश्चित रूप से दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में स्थान रहा है, मान प्रतिष्ठा रही है। ये जो अब उपलब्धि हासिल की है हमने, इसके बाद भारत के प्रति और देशों का, और जो अंतरिक्ष विज्ञान में ऑलरेडी महारत हासिल कर चुके हैं, उनका नजरिया किस तरीके से बदलने वाला है। और इस मिशन से नासा हो या रूस का अंतरिक्ष मिशन हो जिसका अभी लूना 25 क्रैश हो गया और कामयाब नहीं हो पाया, इन लोगों को किस तरह से मदद मिलेगी चांद के बारे में जानने के बारे में? ओंकार जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा पाकिस्तान की हालात को लेके। सर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनको पता है कि उनके बस की बात नहीं है, और इतनी भी उनमें, अब ये कह सकता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको शाबाशी तो दे दे। मतलब कि किसी की सही बात में, अचीवमेंट में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना भी बताता है कि सामने वाला कितना इनसिक्योर और कितना कमजोर हो गया है कि वो सामने वाले को बधाई देने की औकात भी नहीं रखता है। ये तो शब्द थे कि वी आर हैप्पी विद इंडिया सक्सेस, इतना ही बोलना था ना। बिल्कुल। आप तो उर्दू में बोल देते, फारसी में बोल देते, जोन सी भाषा आपको आती है उसमें बोल देते। लेकिन ये बताता है कि मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि वो सोचने की क्षमता भी भूल चुके हैं। ये बात हमारे सामने आ गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपने उठाया कि देखिए, भारत की लगातार जो क्षमता है वो दुनिया के सामने आ रही है। हमने सबसे पहले बात करी थी एटॉमिक एनर्जी को लेके। भारत ने अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाया, फिर उसके बाद हमने अपने एटॉमिक रिएक्टर बनाए। दुनिया को समझ में आ गया कि भारत आगे निकल गया। दूसरा, फिर हमने डिफेंस में किया, हमने अपने हेलीकॉप्टर बनाए, अपना प्लेन बनाया, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे अपनी क्षमता है। फिर हमने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कोविड के समय में पूरी दुनिया को सबसे सस्ता और सबसे अच्छा वैक्सीन दिया जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब मजे की बात देखिए, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। दुनिया में हमने सबसे सस्ता और सबसे तेज, जिसको कहते हैं रीच का, 5G नेटवर्क लॉन्च किया। दुनिया को वो समझ में नहीं आया कि यार ये हो कैसे गया। आज हम दुनिया में आर्ट एंड कल्चर को अगर आप दूसरी तरफ ले ले, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा टावर हो, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो, आज जिस तरह से आने वाले दिनों में आप देखोगे कि G20 की जो मीटिंगें होंगी प्रगति मैदान में, उसमें जो आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे,
कहने का मतलब ये है सर कि एक एक करके भारत उन सब जगह पे अपनी छाप छोड़ रहा है जहां लोगों को उम्मीद नहीं थी, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, और चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का। तो ये बात हमें समझ में आ गई, और आईटी सुपर पावर तो हम थे ही, पूरी दुनिया का आईटी सिस्टम हम चला ही रहे हैं। तो टैलेंट तो सर दुनिया का लोग पहले से मानते रहे हैं, तभी गूगल का चीफ, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ, वर्ल्ड बैंक का चीफ, पता नहीं सैकड़ों बड़ी छोटी कंपनियों के चीफ भारतीय हैं, जो भारत की कंपनियां नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो भारत के टैलेंट के ऊपर दुनिया में कभी किसी को कोई शक नहीं था। सिर्फ लोग ये कहते थे कि यार ये गरीब देश है, संसाधन नहीं है, ये कैसे कर पाएंगे। और जब हमने वैक्सीन बनाई या बाकी जितनी भी डेवलपमेंट्स करी, और दुनिया का जो एक एस्टिमेटेड बजट होता है उसका वर्चुअली 1/5 और 1/10 रेट पे हम लोगों ने जब काम शुरू किया और डिलीवरी देनी शुरू करी, तो लोगों को समझ में आ गया कि इनके पास अगर संसाधन कम भी हैं तो इनको पता है कि कम संसाधन में कैसे गुजारा करना है। तो अब ये चंद्रयान जो हुआ सर, ये एक और दुनिया के सामने, मैं ये नहीं कहूंगा सर्टिफिकेट है, ये एक धमाका है कि और बताओ क्या चाहिए तुमको। मतलब अभी तो हम वो हैं जिसको अभी आप अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में रखते हैं, और आप हर दूसरे तीसरे चौथे दिन एक इंडेक्स निकालते हैं कि भारत में भुखमरी है, भारत में ये है, भारत में वो है। ये सब जो भाड़े के एनजीओज हैं, लेफ्टिस्ट लॉबी वाले और एजेंडाधारी टूल किट वाले एनजीओ जो रैंकिंग निकालते हैं, उसमें भारत को हमेशा नीचे दिखाया जाता है। तो ये एक बहुत क्लियर स्थिति है कि आप रैंकिंग कुछ भी निकाल लीजिए, जहां झंडा गाड़ना होता है हम गाड़ आते हैं, चाहे वो चांदी हो। तो ये स्थिति हमारे सामने है। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदलेगा। और अच्छी बात तो ये है, मैं तो ये सोच के मेरे को खुशी हो रही है कि जब मोदी साहब जब लैंड किया था तो डायरेक्ट टेलीकास्ट उन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग से किया था। इंसिडेंटली पिछली बार की ब्रिक्स मीटिंग में मैं वही था, साउथ अफ्रीका में। लेकिन जब मतलब कि देश को एड्रेस करके जब मोदी साहब वापस ब्रिक्स की मीटिंग में गए होंगे और वहां राष्ट्राध्यक्ष बैठे होंगे, और तब तक तो खबर उनको भी मिल गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि उनको खबर नहीं मिली होगी। सबको पता है मोदी साहब बाहर क्यों गए हैं, पूरी दुनिया की निगाह है इस पे, क्योंकि ये वर्ल्ड इवेंट है, ये इंडिया का इवेंट नहीं है सर, ये वर्ल्ड इवेंट है। और जब मोदी साहब वापस घुसे होंगे कमरे में, तब क्या नजारा होगा, ये सोच के आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा कि वहां पे चाइना का प्रेसिडेंट भी बैठा है, ब्राजील का भी बैठा है, साउथ अफ्रीका का भी बैठा है, पुतिन साहब ऑनलाइन है, और मोदी साहब एकदम शेर की माफिक एक रुतबे से रूम में एंटर कर रहे हैं। वहां क्या नजारा होगा सर, आप इसको भी सोच के रोमांचित हो सकते हैं कि भारत की शान में हर इंसान को खड़े होके कांग्रेचुलेशन बोलना ही पड़ा। वो क्षण अपने दर्शकों को एक बार दिखा ही देते हैं जब प्रधानमंत्री भी लाइव जुड़े हुए थे। जी देखते हैं। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका। ये वो क्षण थे, गौरवशाली क्षण थे, जब प्रधानमंत्री भी दक्षिण अफ्रीका से, जोहान्सबर्ग से जुड़े हुए थे। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया, और जैसी उनकी नेचर है, उन्होंने कहा कि अब चांद के पार भी जाना है, यानी जो सूर्य को लेकर के हमें गणनाएं करनी है, वो मिशन भी आगे बढ़ाना है। और कई दूसरे मिशन भी हैं जिनके बारे में सोमनाथ जी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बाद में बताया। लेकिन मैं एक घटना का जिक्र करते हुए आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। राष्ट्र को संबोधित किया, प्रधानमंत्री को पहले सोमनाथ जी ने बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग सर हो चुकी है,
और मैं चाहता हूं कि आप देश को संबोधित करें, हमें आशीर्वाद दें। प्राइम मिनिस्टर का भाषण हुआ, हमेशा वो प्रेरित ही करते हैं सबको, और ये राष्ट्र की उपलब्धि बताते हैं, कोई अपनी सरकार की उपलब्धि भी नहीं बताते हैं। मतलब छोटे मन से कभी कोई बात नहीं कहते हैं। और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जैसे शुरू हुआ और सोमनाथ जी और दूसरे जो बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री के संबोधन के खत्म होने के बाद उसके तुरंत बाद उनके फोन पर एक कॉल आती है और बाद में पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉल थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनको बधाई दी, उनके परिवार को बधाई दी, सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन उन्होंने किया। ये जो खासियत है लीडरशिप की नरेंद्र मोदी की, ये कितना अलग बनाती है उनको भी, और देश की जो तमाम वो संस्थाएं हैं जो इस समय राष्ट्र निर्माण में दिन रात जुटी हुई हैं। देखिए सर, मोदी साहब का एक जैसे कहते हैं कि पर्सनैलिटी है, और ये सिर्फ भारत में नहीं या इसरो में नहीं, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जहां भी वो जाते हैं, और उन्होंने इस बात को इंटरव्यू में कबूल भी किया है और इसको एक्सेप्ट किया है कि मेरी जो कार्यशैली है उसमें मैं कोशिश करता हूं कि मैं पर्सनल टच बनाऊं, ये उनका कहना है। और ये बात सही भी है सर। देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं कि अक्सर लोग ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन की लेके बातें करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि पीपल वर्क फॉर पीपल। अगर मेरे को ओंकार चौधरी जी के साथ कोई काम है और ओंकार चौधरी साहब संपादक हैं या रिपोर्टर हैं या मैनेजिंग एडिटर हैं या एमडी है किसी कंपनी के, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे विजय सरदाना और ओंकार जी का रिलेशनशिप है विच वर्क्स, ना कि डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में तो 50 बहानेबाजी हो जाती है, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, आप अपनी लिमिटेशन भी बता सकते हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति, आप अगर मुझे कहें कि विजय ये करना है और मुझे लगता है यार ओंकार जी का काम है करना है, तो मैं 20 रास्ते ढूंढ के काम करवा दूंगा, चाहे मैं किसी भी लेवल पे हूं। लेकिन अगर मुझे नहीं करवाना होगा, चाहे मैं किसी भी डेजिग्नेशन पे हूं, मैं 50 बहाने देके उस काम को नहीं करवाऊंगा। यही चीज दुनिया में चलती है। लोग इस बात को भूल जाते हैं, लोग डेजिग्नेशन स्टेटस के अंदर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और आउटपुट 0 होता है, थर्ड क्लास आउटकम आता है। लेकिन मोदी साहब इस बात को जानते हैं, ही अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्ट। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कभी भी भारत के नागरिकों का, चाहे वो यूक्रेन वॉर का समय हो, चाहे यमन का त्रासदी हो, चाहे सोमालिया का घटनाक्रम हो या कहीं और झगड़े हुए हों दुनिया में, भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए जब पूरी दुनिया के देश नहीं निकाल पा रहे थे, भारत एकमात्र देश होता था जहां मोदी साहब फोन उठाते थे और वहां के प्रेसिडेंट से कहते थे ये मेरे को हेल्प चाहिए आपसे, और वो सामने वाला करता था। नहीं तो दो एम्बेसडर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर एज ए ईगो बैठे होते तो आप यही कहते ना फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को, यार जरा गो एंड टॉक टू देम। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एम्बेसडर को बोलता गो एंड टॉक टू देम, और वो भी कहता हैव हर्ड यू, नाउ गेट लॉस्ट। ये होता और टाइम वेस्ट होता और रिजल्ट नहीं आता। ये होता है जब आप एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन बात करते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने ईगो को टांग के बैठा है वहां डेजिग्नेशन के साथ। मोदी साहब कहते हैं यार इसका मतलब नहीं चलता है, मुझे बात करनी है, मैं फोन उठा के सीधा बात कर लूंगा, चाहे पुतिन हो चाहे कोई और हो। इसका कहने का मतलब यह हो जाता है सर, इस बात को वो समझते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ग्राउंड लेवल पे रहे हैं, जमीनी हकीकत को वो जानते हैं पूरी जिंदगी। चाहे वो प्रचारक रहे हों या कहीं पे भी रहे हों, उनका एक ही काम था पीपल मैनेजमेंट। कोई फैक्ट्रियां तो नहीं चलाता आरएसएस। आरएसएस करता क्या है? पीपल मैनेजमेंट। पॉलिटिक्स क्या है? पीपल मैनेजमेंट। तो अगर हम लोगों को नहीं समझ पाए, लोगों से रिलेशनशिप नहीं बना पाए, तो फिर काहे के नेता? फिर तो ठीक है आप अपने गले में टाई बांध के बैठे रहिए, कौन पूछता है? हजारों एमडी से कोई पूछता है किसी को? हर आदमी अपने अपने ईगो में अपने अपने कमरे में बैठा है।
ये फर्क है एक प्रोग्रेसिव लीडर का कि वो इन तरह की आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाउंड्रीज को ब्रेक करके सामने वाले के दिल में उतरने की कोशिश करता है, और ये हर जगह हुआ है। और यही बात उन्होंने जब सोमनाथ जी से बात करी, अगर आप उसका वो वीडियो देखें, वो मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखा है जो आप टेलीफोन की बात कर रहे हैं, और मोदी साहब बड़े ढंग से खड़े हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम प्राइम मिनिस्टर जैसे हम लोग सहारा लेके टेबल का खड़े होके गप्पे मारते हैं दोस्त से, इतना कैजुअल वे में वो सोमनाथ जी से बात कर रहे हैं कि सोमनाथ जी आपका नाम सोमनाथ, आपका नाम ही चंद्रमा से संबंधित है, और आज आपने कमाल किया, इसके लिए बधाई, आपकी टीम को बधाई वगैरह वगैरह उन्होंने हुआ है। और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। जिसका जिक्र अभी सरदाना जी कर रहे थे, मैंने वही वीडियो चलाया जी। बिल्कुल सर, ये जो ह्यूमन टच है ना सर, ये कमाल करवा देता है। जब प्राइम मिनिस्टर साइंटिस्ट, अब देखना वो आएंगे तो जाएंगे जरूर, और हो सकता है कि उन सबके बीच में बैठ के वो लंच भी करें, ये भी पॉसिबल है, जो मोदी साहब का काम करने की शैली, अगर टाइम हुआ उनके पास तो। कहने का मतलब ये है सर, जब आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर इतना पर्सनल टच दे देता है तो टीम का मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है, और फिर वो संसाधन या दिनों रात नहीं देखती, उनको मंजिल पता है, और ये पता है कि देश मेरे पीछे खड़ा है, और फिर तो दुनिया जो चाहोगे उखाड़ देगी। ये है फर्क। विजय जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगा इस समय। एक तरफ प्रधानमंत्री है जो किसी चीज का श्रेय खुद नहीं लेते हैं, भारत को और भारत की जनता को देते हैं। हर भाषण उनका उठाकर देख लीजिए, वो भारत की जनता को ही श्रेय देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। मैं इनके बहुत दिन से ये भाषण सुन रहा था कि राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे भारत में। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि जिन देशों में राजीव गांधी नहीं थे उन देशों में कंप्यूटर कैसे आ गया। दूसरी बात यह है कि अगर राजीव गांधी ना लाते तो कोई और लाता। राजीव गांधी ही लेकर के आए, इसलिए आज भारत में कंप्यूटर हैं और तमाम डिजिटलीकरण और दूसरी तमाम चीजें हैं। ये क्यों श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है, मेरी समझ से बाहर की बात है। नंबर 2, जैसे ही चंद्रयान 3 ने लैंड किया वहां पर, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया। देखिए जरा क्या लिखा है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए ही पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जय हिंद। और ये नेहरू जी की एक तस्वीर उन्होंने लगाई, इसरो की यात्रा, नेहरू जी के विजन की यात्रा। अब आप इस मानसिकता पर क्या कहिएगा? ये तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि नेहरू जी ने नई संसद क्यों नहीं दी भारत को, या सेंट्रल इंटीग्रेटेड जो अब सेंट्रल विस्टा बन रहा है, सभी 50-52 मंत्रालयों की एक जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो नेहरू जी क्यों नहीं देखे गए? या ये जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये भी क्या नेहरू जी ही दे करके गए थे? ये जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का, ऐसे अवसरों पर क्यों निकलता है? सर, नेहरू जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कांग्रेस पार्टी। वो बुरे हाल में क्यों है? अगर नेहरू जी ने जहां हाथ लगाया वहां सब कुछ अच्छा हो जाता, भी दी थी, उसका बुरा हाल क्यों है?
या तो ये बोले कि नहीं नेहरू जी ने ठीक से पार्टी नहीं बनाई, या ये बोले कि नेहरू जी के बाद जितने उत्तराधिकारी आए सब नालायक थे, कांग्रेस संभाल नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि जिसने नींव डाली, मान लिया देश आजाद हुआ, आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको काम तो करना था, इसमें एहसान क्या था? अगर आप कुछ करना ही नहीं था आपने, तो फिर आप प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी क्यों ली? और अगर आपने काम किया है तो एहसान क्यों किया? आपको देश की जिम्मेवारी अगर आपको चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी, तो काम तो करना पड़ेगा। तो अगर कोई ये बोले आज फैक्ट्री मैनेजर की देखिए साहब मैंने इतना सारा प्रोडक्शन कर दिया, तो एहसान कर रहे हो क्या? तनख्वाह मिल रही है, इसी काम के लिए आपको लाए गए थे, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, तो इसमें नया अलग से सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए? पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस भी तो बनाई, बहुत सारी संस्थाएं बनाई, वो तो बर्बाद हो गई। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी किया वहां तक रहा, लेकिन आपने उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, या आपकी वो सोच हर क्षेत्र में नहीं थी। वो तो बाय डिफॉल्ट था कि कोई संस्थाएं चल गई, कोई डूब गई। क्योंकि अगर आपकी दूरदर्शिता होती तो आपकी बनाई हुई सारी संस्थाएं आज नंबर 1 होनी चाहिए थी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आपने देश की जरूरतों में, क्योंकि जो संविधान में लिखा हुआ था उस हिसाब से आपने काम किया, और करना भी चाहिए था, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने उन संस्थाओं को बढ़ाया और आज तक पहुंचाया, उनका क्रेडिट नहीं है क्या? सिर्फ फाउंडर का ही क्रेडिट है? मतलब ये जो सोच है ये बताती है कि हम इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि हम दूसरे की सफलता पे भी अपना नाम चिपकाना चाहते हैं कि यार मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, कम से कम मैं भी तो बोल सकूं ना कि यार ओंकार चौधरी जी का चैनल इतना अच्छा चल रहा है, यार मैं ओंकार जी को जानता हूं। ये पावर पॉलिटिक्स होती है ये, और ये पीपल डायनेमिक्स का एक हिस्सा भी है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में देखें, लोग अपनी पावर कैसे दिखाते हैं। मैं मंत्री को जानता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, थानेदार मेरा रिश्तेदार है। अरे तुम क्या हो यार, तुम्हारी औकात क्या है? वो कुछ नहीं है। मैं अपने आप को उन सब पावरफुल लोगों से जोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि समाज में मुझे कोई जगह मिल जाए। तो अब अगर कांग्रेस का आउटपुट कुछ नहीं है तो इसरो की सफलता पे चिपका दो अपना नाम, तो इसी बहाने लोग कहेंगे चलो कांग्रेस ने कुछ तो ढंग का काम किया था, या नेहरू जी ने कुछ तो किया था। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब आपके पास कोई क्षमता नहीं होती, आप दूसरे के कंधे पे बैठ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, हर आदमी प्रयास करता है, लेकिन दुनिया भी जानती है सच क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से संस्थाओं को बनाया जाता है, जिस तरह से उसमें लोगों का कमिटमेंट होता है, मेरा ये मानना है कि वहां की जो एक्चुअल ऑपरेशनल लीडरशिप होती है, मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब कहेंगे कि मेरे कारण इसरो यहां तक पहुंचा। अगर जरा भी मेच्योरिटी होगी, मुझे नहीं लगता मोदी साहब ये बोलने वाले हैं कल को आके कि देखो मैंने आके चंद्रयान 3 को चांद को उतार दिया। ये बड़ा ओछा लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई मैं चाहता था ये हो, और जो उनको सपोर्ट चाहिए था हमने दिया, बाकी उन्होंने मेहनत करी, रिजल्ट हमारे सामने। तो एज ए पॉलिटिकल लीडर आपका काम है समर्थन करना, सपोर्ट करना, और अगर आपने वो किया है तो आपकी ड्यूटी थी। उसमें एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट कमाने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता वो मेच्योरिटी वाली बातें हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे सोच की बातें हैं। एक चर्चा तो आपने कर दी है कि इस समय चूंकि प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में है। दूसरे G20 भी अब दूर नहीं है, और दुनिया के सबसे पावरफुल जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो नई दिल्ली में होंगे 7 से 10 सितंबर तक। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के और चीन के राष्ट्रपति पुतिन साहब आएंगे नहीं आएंगे कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद तो की जा रही है। और इसके अलावा बहुत सारे आमंत्रित देशों के राष्ट्र प्रमुख भी होंगे। एक माहौल तो इस समय दक्षिण अफ्रीका में ही बदल चुका होगा भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में और भारत के बारे में।
और G20 सम्मेलन में भी चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, जो चंद्रमा पर हमारा तिरंगा फहराया है जाकर के उसने, उसकी चर्चा निश्चित रूप से होगी। और उसकी चर्चा हो ना हो, उस घटना की छाया में नई दिल्ली में वो सम्मेलन होगा। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं भारत के प्रति अब उस सम्मेलन में भी और दुनिया भर में भी? कैसे बदलाव आप देख रहे हैं विजय जी? सर, बहुत सुखद बदलाव है। आप एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये कहें कि ओलंपिक के पहले दिन ही अगर आपने 2-4 गोल्ड मेडल जीत लिए हों, तो आगे की जर्नी और एनकरेजमेंट का एक लेवल ही अलग हो जाता है। यही हालात यहाँ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग है मून पे, ये भारत के लिए नहीं, ये ग्लोबल इवेंट है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं रोज नहीं होती हैं। कल तक पूरी दुनिया कह रही थी कि रशिया का जो सैटेलाइट है वो, उसका जो लैंडिंग है वो फेल हो गया, तो वो दुनिया की फेलियर वाज ए ग्लोबल न्यूज। तो भारत का सक्सेसफुल लैंडिंग उससे बड़ी न्यूज बनेगा, क्योंकि रशिया का जो मून पे लैंडिंग था ये 50 साल बाद हो रहा था। पिछली बार उन्होंने करीब 67 के आसपास लैंड किया था मून पे। इतने सालों बाद आज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में उनकी प्रायोरिटीज बदल गई होंगी, लेकिन इतने एक्सपीरियंस होने के बाद दुनिया में स्पेस रिसर्च की शुरुआत रशिया ने करी। दुनिया में पहला आदमी स्पेस में भेजने का काम रशिया का रहा। कहने का मतलब है कि रशिया वाज ए स्पेस पावर, और आज भी है। लेकिन उसके सामने भारत का जो अचीवमेंट है और आज की जो पॉलिटिकल सिस्टम है दुनिया में, अगर हम उसको देखें तो सर ये वर्ल्ड न्यूज का हेडलाइन है आज। जैसे जैसे दुनिया में लोग जागेंगे, उनको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान ने क्या कर दिया। और अभी मैं यही देख रहा हूं कि इंटरनेशनल न्यूज में अभी आधे घंटे पहले रॉयटर ने न्यूज डाली है, क्योंकि ज्यादातर में अभी तक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से छापा नहीं है। वो धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है क्या हुआ है, जैसे जैसे जागेंगे वो। तो कहने का मतलब वही है सर कि ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी, और आने वाले समय में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी हो सकता है कई राष्ट्राध्यक्षों का रिटर्न संदेश तो पीएम ऑफिस पहुंच चुका होगा या उनके मोबाइल पे पहुंच चुका होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है ना सर कि पुराने जो रिश्ते हैं अगर उनमें कहीं पे ठहराव आ जाता है तो उसको रिवाइव करने का भी एक मौका है। मान लीजिए मैंने और आपने करीब 6 महीने से एक दूसरे से बात नहीं करी, लेकिन कोई खुशखबरी समझ में आती है तो हम फोन उठा के बात कर लेते हैं, चौधरी साहब यार ये न्यूज सुनी, बहुत अच्छा लगा, कैसे है, हालचाल बताइए। तो जो ब्रेक हो जाता था रिलेशन 6 महीने साल भर, ऐसे मौके उन रिलेशंस को भी रिवाइव करते हैं। तो ऐसे रिलेशंस, ऐसे इवेंट्स का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब आप ये समझिए सर कि ये जो इवेंट है ये ऐसा तो नहीं है कि कागज का हवाई जहाज बनाया और फेंक दिया और जाके चांद में लैंड कर गया। कितनी टेक्नोलॉजीज होंगी, कितना प्रिसीजन होगा, कितना इसके अंदर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज यूज हुआ होगा, ये मजाक नहीं है। ये दुनिया को मैसेज देगा कि यार इसका मतलब इंडिया की कॉम्पिटेंसी इज मच डीपर एंड ग्रेटर देन व्हाट वी वर थिंकिंग। बहुत सारे जो हमारे सैटेलाइट मिशन जो, क्योंकि आज की तारीख में स्पेस इज ए बिग कमर्शियल मार्केट। आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत सारे दुनिया के लोग भारत के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, रिसर्च में कोलैबोरेशन करेंगे, चाहे सैटेलाइट लॉन्चिंग में प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इसरो को, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में मिले। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, पृथ्वी से बैठ के चांद के ऊपर मोटर चलाना, गाड़ी चलाना। हम रिमोट कार की बात कर रहे हैं सर, हम पृथ्वी पे बैठे हैं स्पेस स्टेशन में और मेरी गाड़ी चल रही है चांद पे। ये अगर वायरलेस कनेक्ट की मैं बात करूं तो जब मैं यहां से बैठ के चांद पे गाड़ी चला सकता हूं तो क्या पृथ्वी पे बैठ के पृथ्वी पे गाड़ी नहीं चला सकता? ये कितनी बड़ी काबिलियत आ गई। अब इसका इस्तेमाल चाहे मैं डिफेंस में करूं, चाहे मैं ट्रांसपोर्ट में करूं, चाहे मैं एविएशन इंडस्ट्री में करूं,
चाहे मैं उसको नेवी में करूं, चाहे मैं आर्मी में करूं, चाहे मैं उससे आर्मी के टैंक चलाऊं, आपने एक कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया बियॉन्ड डाउट। अब इसके एप्लीकेशन आप 50 निकाल लीजिए। जिस तरह के मटेरियल डिजाइन हुए होंगे, जिस तरह के कंट्रोल सिस्टम डिजाइन होंगे, जिस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुई होगी, इससे आप समझिए सर, उन लेबोरेटरीज को और उन लोगों को जिन्होंने चीजें डिजाइन करी, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहां पहुंच गया कि फ्लॉलेस डिलीवरी हम लोगों ने दे दी। अब वो जब टेक्नोलॉजी फ्लॉलेस हो गई, अब आप उसको इस्तेमाल करें, उस पर कोलैबोरेशन करें, उस पर नए प्रोडक्ट बनाएं, नए एप्लीकेशन डिजाइन करें। अब तो अथाह अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसका इकोनॉमिक गेन भी मिलेगा। तो आपको स्ट्रेटेजिक गेन भी मिलता है, पॉलिटिकल गेन भी मिलता है और इकोनॉमिक गेन भी मिलता है। तो ये जो आज मान लीजिए, मैं इसको एक दूसरी दृष्टि से देखूं, कभी लोग ये सोचते होंगे कि यार चांद पे रॉकेट भेज के क्या फायदा मिला, कौन सा प्रॉफिट मिला उसमें, कौन सा धंधे की बात हुई। एक सोच ये हो सकती है, लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जब आपने दिखा दिया, उससे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज बाजार में जाएंगी, चाहे वो रोवर का मटेरियल हो। आपने ध्यान से अगर देखा हो तो सर, रोवर जब लैंड करता है तो उसके नीचे पैड है। Yes. वो पैड किस मटेरियल का है, ये भी स्पेशलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि बाजार से रबड़ काट के नीचे चिपका दिया, वो भी एक मटेरियल अपने आप में होगा जिसने सारे क्लाइमेटिक प्रेशर्स को झेल के सही काम किया। अब सोचिए उस मटेरियल के कितने नए एप्लीकेशन बनेंगे, उस पे अपने आप एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी सिर्फ उस पैड को लेके। तो कहने का मतलब ये है सर कि बहुत मल्टीप्लायर फैक्टर आएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, सिविल साइड में भी आएंगे, स्ट्रेटेजिक साइड में भी आएंगे, डिफेंस साइड में भी आएंगे, बहुत सारी नई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज निकलेंगी। तो ये तो अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बियॉन्ड डाउट है। अब हमारे ऊपर है, हम उसको कितना जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं और आगे उसका एप्लीकेशन बढ़ा सकते हैं। विजय जी, शो में बैठने से पहले मेरे बेटे का एक सजेशन आया था आपसे सवाल पूछने का, और उसका जवाब आपने दे दिया। उन्होंने यही कहा था कि इकोनॉमिकली ये जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, ये कितना बड़ा बूस्ट भारत को देने वाली है और किस किस तरह के प्रपोजल आने वाले हैं भारत के पास। तो ये जरूर विजय अंकल से पूछिएगा, और आपने उसका जवाब दिया। हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हम दुनिया भर के सैटेलाइट इस समय भेज रहे हैं, अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर रहे हैं, और एक बार तो हमने 105 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो भारत ऑलरेडी एक विशिष्ट स्थान रखता है सैटेलाइट के मामले में। तो अभी जो मैं जिक्र कर रहा था अपने बेटे के सवाल का, उसका बहुत हद तक आपने जवाब दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में क्या कमर्शियली इसरो या इसरो की कोई विंग स्थापित होगी? ये इस दिशा में प्रयास शुरू किए जाएंगे, वो चंद्रमा का मिशन हो, चाहे दूसरी जगहों का हो, मार्स मिशन हो, तमाम ऐसी अनंत संभावनाओं के द्वार अब भारत के लिए खुलने जा रहे हैं। ओंकार जी, ये काम शुरू हो चुका है, और अभी तो मैं आपको, क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसी से संबंधित एक सवाल और बता देता हूं, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन। दुनिया का पहला 3D रॉकेट इंजन, 3D प्रिंटिंग से रॉकेट इंजन भारत के कॉलेज के स्टार्टअप बच्चों ने बना लिया है, 3D प्रिंटिंग। और मैं उस इंजन को अपने हाथ में उठा के देख के आया हूं, करीब 13-14 किलो का है। ये IIT चेन्नई में जो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप लैब है, कमाल का काम हो रहा है सर वहां पे। जिन लोगों को इच्छा है देखने की कि दुनिया में, भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि मेरी हॉबी है, मैं ऐसी जगह जाता हूँ, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ, उनके डायरेक्टर्स के साथ, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ मिलता हूँ, तो दोनों बातें होती है। एक तो देखने को मिलता है कि दुनिया क्या कर रही है, और खुद को मोटिवेशन मिलता है कि यार देखो इतना काम हो रहा है दुनिया में, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें भी एक लगता है यार एक धक्का और
ये होता है ना सर कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, तो थोड़ा प्रयास और करो, अपने में इंप्रूवमेंट करो। तो एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता है जब आप यंग बच्चों से मिलते हैं, स्टार्टअप से मिलते हैं। तो जो रॉकेट की आपने बात करी, 3-4 स्टार्टअप्स स्पेस में काम कर रहे हैं सर आज। वो बच्चे, और वो ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, कोई मैं आईआईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, आप इस बात का ध्यान रखिए सर। आने वाले दिनों में मुझे लगता है अगले 1-2 महीने के अंदर वो अपना रॉकेट, छोटे छोटे रॉकेट ट्रायल्स उन्होंने ले लिए। 3D प्रिंटिंग से रॉकेट इंजन बनाना और उसको स्पेस में भेजना, हिंदुस्तान ये करने वाला दुनिया का पहला देश होगा, पहला स्टार्टअप होगा। और ये चीजें हमारे यंग बच्चे कर रहे हैं। और इसरो का, जब मैं सोमनाथ जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि विजय आजकल हमारा पूरा प्रयास है कि जो लोग स्पेस में आना चाहते हैं हमारे यहाँ आए, हमारे साथ काम करें एज ए इंटर्नशिप, देखें कैसे काम होता है, सीखें। अगर आपका स्टार्टअप है, आपको जो हेल्प चाहिए हमसे ले लीजिए, आपको डेटा चाहिए आप हमसे ले लीजिए, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही आप हमारे पास आइए, हम अपने साइंटिस्टों के साथ आपको बैठाएंगे, आप अपने डाउट क्लियर करिए, अपने चीजों को डिस्कस करिए, आगे बढ़िए। एक अलग ही वातावरण है सर, कि उनका कहना यह है कि देखिए हम तो एक संस्था है, लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेस एरिया से जुड़े, बहुत पोटेंशियल है, बहुत कमर्शियल पोटेंशियल भी है। हमारे अपने प्रोडक्ट हैं, आप उनको लेके, जैसे मैंने अभी बात करी एवियोनिक्स की, या मैंने कहा सपोज रिमोट कंट्रोल कैसे हो, दिल्ली आप पृथ्वी से बैठ के चांद पे रिमोट कंट्रोल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो वहां पे, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल फुल प्रूफ एकदम पावरफुल है। इसका मतलब मैं दिल्ली से बैठ के बॉम्बे में तो गाड़ी रिमोट कंट्रोल से फैक्ट्री चला सकता हूं ना। मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं फिजिबिलिटी है। उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं चेंज कर देता हूं, एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके एप्लीकेशन को मॉडिफाई करता हूं, और दिल्ली में बैठ के बॉम्बे में फैक्ट्री, या बॉम्बे में बैठ के कहीं और फैक्ट्री, अगर मेरी फैक्ट्रियों को मैं फुल्ली ऑटोमेट कर देता हूं, और मेरा क्वालिटी कंट्रोल, मेरा बाकी जो गड़बड़ होती है क्वालिटी को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, पैरामीटर्स को लेके, अगर वो सब चीजें थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूं, तो मेरे को कितने बड़े बेनिफिट मिल गए। तो कहने का मतलब है कि सर आज की तारीख में जो लिमिटेशन है ना, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है। आप कितना क्रिएटिव और इनोवेटिव वे में सोच सकते हैं, चैलेंज उतना ही रह गया है। रिसोर्सेज मिल जाते हैं, साधन मिल जाते हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं। तो एक तो होता है टाइम पास, कि मैं को करना है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, भाई आप किसी के पास गए, मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे गाइड करेगा। लोग इतनी भी मेहनत नहीं करते कि घर से निकले, थोड़ा जूते घिसे, किसी जगह जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि साहब मेरी ये दिक्कत आ रही है, मुझे समझाइए। हम कहते हैं कि मैंने फोन किया तो सामने वाला रेड कारपेट बैठा के मेरे को इंतजार करे, इतना टाइम किसी के लिए, किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में मेहनती हैं, आपके अंदर जुनून है, तो सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाता है कि यार ये आदमी कुछ करना चाहता है, तो इसकी हेल्प कर दो। आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला इंस्पायर हो जाता है, ना कि आपकी फोन कॉल से। तो कहने का मतलब क्या है सर, आज इसरो जैसी संस्थाएं ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग बच्चों को, यंग साइंटिस्टों को एनकरेज करती हैं, और कर रही हैं, और करना और चाहती हैं। तो जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं आज, जिनके माँ बाप प्रोग्राम देख रहे हैं, आने वाले समय में स्पेस अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होगी। मैं नहीं कहता हर आदमी रॉकेट बनाए और लॉन्च करे, इवन इसरो के पास इतना सारा डेटाबेस है, आप उस डेटा को स्टडी करके उसमें से प्रोडक्ट बना सकते हो, सर्विसेज बना सकते हो। तो कहने का मतलब यह है सर कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है कि हमें कुछ करना है, रास्ते बन जाते हैं। हमने बहुत अवसरों पर देखा है, साइना नेहवाल जब चैंपियनशिप जीतती थी, बहुत सारी भारत की बेटियों ने साइना नेहवाल के नक्शे कदम पर चल कर के खेलों में आना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी पर सेंचुरी मारते थे, तो गली मोहल्लों में भी लोग ईंट ऊपर नीचे रख कर के शुरू हो जाते थे बैटिंग करने के लिए। आज अगर चांद पर भारत ने कदम रखे हैं,
तो मेरे विचार से अब बहुत सारे माता पिता, और माता पिता ही नहीं बल्कि जो नई पीढ़ी के जो हमारे भारत के भविष्य इस समय तैयार हो रहे हैं, वो भी अब वैज्ञानिकों को, अंतरिक्ष विज्ञानियों को अपना आइकॉन, अपना रियल हीरो मान करके अंतरिक्ष मिशन की तरफ जुड़ने की और निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। ओंकार जी, एक बात और कहना चाहूंगा। जी हाँ, स्वागत। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इसरो सरकारी संस्था है और हमेशा हम ये बोलते हैं कि सरकार इनएफिशिएंट होती है, स्लो होती है, क्वालिटी नहीं दे पाती। सरकारी संस्था ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कॉरपोरेट नहीं कर पाए। ये हिंदुस्तान की कॉरपोरेट लीडरशिप को भी सोचना होगा कि आपके पास पूरा फ्रीडम था, पूरे संसाधन थे, आप नहीं कर पाए, एक सरकारी संस्था ने कर दिया, आप में कहां कमी रह गई। हिंदुस्तान के हर बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि एक संस्था जिसको सरकारी मक्कड़ जाल में बांध रखा हो। सोमनाथ जी की एक ग्रीवेंसेस भी थी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, और मैं आपसे उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सोमनाथ जी के मन में बहुत सारे आइडियाज हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए तो और चमत्कार हो सकते हैं। एक बार उनको बुला के उनके अंदर की बात को कुरेद के उसको करवा दें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और कई चमत्कार देख पाएगा इसरो के माध्यम से। लेकिन एक डेफिनेटली इसरो इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत कुछ सीखना है इसरो से हम सबको। आपने बुलाया इस महत्वपूर्ण दिन पे और इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, ओंकार जी, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदाना जी। और अभी किसी मित्र ने मैसेज किया था जो ये कह रहे थे कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ लिंक वो चाह रहे थे, तो इस वीडियो के नीचे लिंक हैं और अगर आप विजय सरदाना को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जो उनका चैनल है विजय सरदाना इनसाइट्स, उसके नीचे भी आपको लिंक मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।